न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए संविधान की ओर मैं कुछ पढ़ लिया था, इसके आगे के पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। मिलाना, पहले मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ फिर समझाता हूँ। फर्स्ट पैरा क्या दिया, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। मतलब उन्होंने क्या किया, 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया, वैसा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। द कॉन्स्टिट्यूशन गैव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट extensive rights available in any country. Together they decided that in the search for a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution, वो बोल रहा है सी पेज नंबर 28, हम पेज नंबर 28 पर साउथ अफ्रीका के प्रियम्बल को देखेंगे। सम्स अप द स्पिरिट, देखो फर्स्ट पैरा क्या बोला है समझो। 2 वर्षों के बाद बहस और चर्चा के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। ठीक है, जैसा यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है उसके हिसाब से इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया में किसी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए, यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना की इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 30। क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला वहां के पहले राष्ट्रपति बने 1994 में। कौन से संविधान के, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के, नए दक्षिण अफ्रीका के। वहां पर जो पूरा का पूरा मामला था वो कैसा था, श्वेत और अश्वेत का। जब दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका को यूरोपियन कंट्री ने गुलाम बनाया तो कुछ यूरोपी वहीं पर सेटल हो गए। अब ज्यादा यूरोपियों की संख्या ज्यादा थी तो वहां पर श्वेत और अश्वेत का मामला चला। रंग भेद की नीति, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जो वहां पर रहते वो है ब्लैक और जो यूरोपियन वहां पर बसे जो सेटल हुए वो है वाइट। तो श्वेत और अश्वेत के कारण नेल्सन मंडेला और उनके साथ नेताओं ने वहां पर क्या किया, बहुत स्ट्रगल किया और इस पर आवाज उठाई तो उनको जेल में डाल दिया। जैसे ही वो जेल से छूटे कुछ टाइम बाद उन लोगों को भी लगने लगा, श्वेत लोगों को, क्योंकि प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था, विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था, हड़ताल इतनी ज्यादा होने लगी थी, जो कि हमने इसके पहले के पेजेस में पढ़ा है। तो उन लोगों को मानना पड़ा। फाइनली 1994 में नेल्सन मंडेला को नए साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट बनाया। 2 वर्षों की बहस चली और चर्चा चली, उसमें उन लोगों ने समाधान निकाला कि किसी को भी अलग नहीं माना जाएगा, जो पहले हो चुका उसको होने दो, लेकिन अब नए रूप से साउथ अफ्रीका के संविधान को यहाँ पर देखा जाएगा। और इसका जो प्रियम्बल बना है उन लोगों ने बुक में लिखा है कि उसका पेज नंबर 28 देखा है। जब 28 आएगा पेज नंबर तो हम उसका साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। आगे चले। द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो साउथ अफ्रीका का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते। मतलब वहां का जो संविधान उन लोगों ने बनाया जिसमें सबके हित की बात करिए, तो उससे दुनिया भर के लोग प्रेरणा लेते। अ स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। मतलब जैसे कोई भी देश का, जैसे भारत का संविधान भी बना है तो भारत के संविधान में जो चीजें ली है वो अलग अलग देशों की चीजों से ली है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को अलग देश से लिया है, फंडामेंटल राइट्स को दूसरे देश की कॉन्स्टिट्यूशन से एज इट इज उठाकर लिया है। जो 1935 का हमारा भारत शासन अधिनियम बना था उससे ज्यादातर चीजें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ली है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी एक भारत शासन अधिनियम बनाया था 1935, 1935 में एक संविधान बनाया था जो लगभग अंग्रेजों के हिसाब से बना था। उसकी चीजों को एज इट इज, कुछ चीजों को उठाया है और कुछ चीजों जो भारत के लोगों के हित में नहीं थी उसको हटा दिया गया है। भारत का जो संविधान बना वो ऐसा नहीं कि स्वयं जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने पूरा का पूरा खुद पूरा मन से बनाए।
अलग अलग देशों में जो भी संविधान था उसको कैसे डिजाइन किया गया है, उन सारे सारे संविधान की स्टडी की गई, सारे संविधान की स्टडी की गई, कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की गई है, उनको देखा, उसमें से जो अच्छी चीजें थी उसको भारत के संविधान में जोड़ दिया, कुछ अलग चीजें थी उसको हटा दिया, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म जाति पंथ के लोग एक साथ रहते हैं, तो सभी लोगों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। संविधान मतलब नियमों का एक संग्रह, जिसको संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आया समझ में? आता 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक और तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभव को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझे। उन्होंने क्या कहा? नेल्सन मंडेला ने फिर से क्या कहा साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वो दोनों बातें करता है, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। ऑन द वन हैंड इट इज द सोलेमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is the fullest sense belongs to all of us, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मैन। क्या बोला हिंदी में? सुनो ध्यान से, फिर समझाता हूँ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों के बारे में बात करता है। ऐसा कौन ने कहा है? नेल्सन मंडेला ने। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। क्या हुआ था समझ में आया? इसके पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा वहां पर हुआ क्या था? पर बात इतनी ही नहीं है, वह अपने देश को इतने सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें यह बात किसने कही? नेल्सन मंडेला ने। आगे चलते हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों? यहां से हम पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कैसा है, और उससे पहले एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? सुने, The South African example is a good way to understand why we need a constitution. साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल था वो हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता है जिससे हम समझ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, शासन कौन कर रहा था? यूरोपियन कर रहे थे। अब वो कैसे एक दूसरे पर भेदभाव कर रहे थे? क्योंकि वो गोरे और वो काले लोगों पर भेदभाव कर रहे थे। लेकिन जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, संविधान बन जाएगा, तो सब लोगों को एक नियम के अंदर रहना पड़ेगा और एक ही नियम पर काम करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो, पूरे देश के लिए एक संविधान, एक नियम नहीं हो, तो सब लोग क्या करेंगे? अपनी मनमानी चलाएंगे, अपने अपने नियम, अपने अपने कायदे चलाएंगे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो पूरे भारत के लोग या कोई भी देश के कंट्री जहां पर संविधान है तो वो उसी नियम के अंतर्गत अपने सारे कामकाज करेंगे, और जो भी व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई है उसी के अकॉर्डिंग सब लोग बिहेव करेंगे, काम करेंगे, रहेंगे, और अपना जो भी सिस्टम होगा उस पर ही चलेंगे। समझ आया? तो छोटा सा क्वेश्चन था, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो उसका स्पष्ट तरीके से उन लोगों ने बताया है कि जैसा साउथ अफ्रीका में हुआ वैसा और दूसरी जगह पर दूसरे कारणवश नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। एंड व्हाट डू वी कॉन्स्टिट्यूशन डू? द oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equal. It was not doing to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and properties. समझो इतना। इसमें यहां तक इंग्लिश में क्लियर है क्या? एक बार हिंदी में वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं, फिर समझाता हूं। सुने भाई, हिंदी वाले भी सुने। हमें इस बात की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है? मतलब हमें संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान क्या करता है, मैंने अभी समझाया। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों एक साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। संविधान बना तो जो दमन करता था, जो कर रहा था, और जो दमन सह रहा था, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद दोनों कैसी योजना बना रहे थे? एक साथ
एक समान बिना भेदभाव किए रहने की योजना बना रहे थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या चल रहा था, सब कुछ वही भेदभाव चल रहा था। ठीक है, दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था, उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और विशेषाधिकार की चिंता थी, वो अपने लिए विशेष अधिकार चाहते थे और उनकी संपत्ति जो उन लोगों ने बनाकर रखी थी उसको भी वो व्यवस्थित वहीं पर रहकर रहने देना चाहते थे और उस पर कोई प्रकार का कोई एक्शन ना हो, इस प्रकार की वो सारी चीजें चाहते थे। यहां तक समझ आया? सुने, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू बी अ कॉम्प्रोमाइज। बहुत लंबा नेगोशिएशन चला, लंबा समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। The black agreed that majority ruled would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? अब देखो, उन लोगों ने बहुत सारी चीजों पर ट्रस्ट तो किया, लेकिन इसकी क्या गारंटी थी कि वो एक दूसरे पर एक दूसरे पर विश्वास कर सके। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। बातचीत क्या चली होगी पता है? पता है क्या सोच सकते हो क्या बातचीत चली होगी? कि किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी तरीके से ना हो, और जो माइनॉरिटी है, जैसे क्या होता है कहीं पर अगर किसी चीज में माइनॉरिटी है तो मेजोरिटी उसको दबाने की कोशिश करती है, वहां पर भी यही हो रहा था। श्वेत वाले ज्यादा थे, अश्वेत वाले कम थे किसी जगह पर, तो वो भेदभाव चलता था। जहां संख्या ज्यादा होती है वहां पर चीजें और कुछ होती है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो संख्या और माइनॉरिटी और मेजोरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक नियम बना है वो किसके लिए बना है? सभी के लिए, सभी को उसी नियम का पालन करना है। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। गोरे लोग किसको मान गए? बहुमत के शासन का सिद्धांत, और एक व्यक्ति को एक ही वोट देना, इस पर भी मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकार पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अब अश्वेत ज्यादा थे, मैंने अभी शायद बोल दिया अश्वेत ज्यादा थे, अश्वेत ज्यादा थे, तो वो लोग भी किस चीज पर माने कि बहुमत के आधार पर हम किसी चीज पर विचार नहीं करेंगे, जिसमें सभी का हित होगा उस पर विचार करेंगे। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों, क्योंकि अल्पसंख्यक गोरे अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक मतलब संख्या में कम, तो काले लोग थे वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, उस पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? समझ आया? क्लियर? चलो आगे। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन is to write down some rules of the game that everyone would be abide by। अब बताओ, इतनी सारी चीजें हुई तो सिर्फ बोलकर एक दूसरे पर विश्वास हो सकता है क्या? नहीं होता है। तो उनको क्या चाहिए था? ऐसी स्थिति में दोनों को एक दूसरे पर भरोसा बनाना था, और बरकरार रखना का एक ही तरीका था, जो क्या था? जो बातें तय हुई है उसे लिखित रूप या लिखित पढ़त लिखना और उसका पढ़ना, सारा क्या हो, उसका हिसाब किताब हो, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता हो। जैसे होता है ना, एग्रीमेंट साइन होता है कहीं कहीं पर, किसी चीज पर बॉन्ड होता है। आजकल तो जॉब्स वगैरह होती है, उस पर भी कंपनी वाले बॉन्ड बनवाते हैं, एग्री करते हैं कि आपको साल भर करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने आपको जॉब दी है और कुछ दिन बाद आपको कोई दूसरी कंपनी दूसरी जॉब ज्यादा पैसे में ऑफर कर रही तो आप हमारी जॉब छोड़कर चले जाओ। ऐसे में तो हम आपको ट्रेन करेंगे और नुकसान हमारा ही होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो वो एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि साल भर तो आपको नहीं जाना है। इवन स्कूल वाले भी एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि अगर आप हमारे स्कूल में आ रहे हो पढ़ाने के लिए तो आपको साल भर पूरा सेशन कंप्लीट करना है, इस चीज से आप अगर एग्री हो तो हम आपको जॉब देते हैं। तो एग्री होने का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखा हुआ है, हमको मानना है, हम उसके लिए बाध्य है, हमने माना है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने माना है, तो हमको उसके सारे नियम को मानने के लिए मानना ही पड़ेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को नो डाउट?
इंग्लिश में कहां तक हुआ? हाँ, these rules lay down how two rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the right of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. This set to basic rule is called a constitution. ठीक है, यहां तक इंग्लिश वालों को क्लियर है? हिंदी में सुनो फिर और स्टार्टिंग से यहां तक समझाता हूँ। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा? अभी हमने बताया था भविष्य में शासकों का चुनाव मतलब गवर्नमेंट का सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो अब उनको ये भी बताना था कि भविष्य में हमारा जो शासक होगा, हमारे ऊपर राज जो करेगा, जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, ये भी तो तय करना था ना। फिर उन्होंने क्या किया, चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है इसका भी क्या बनाओ, लिखित रूप लिखो। क्या क्या नहीं कर सकती है यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार क्या है, नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीका लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर भी सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम सबके ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे हमको पता है कि अगर हमको हमारे स्टेट का सीएम चुनना है, हमारे प्रदेश का अगर हमको मुख्यमंत्री चुनना है तो वोट किसको दिया जाएगा, हमारे द्वारा, हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के विधायक को, एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीट्स है, किसकी, एमएलए की, विधानसभा की 230 सीट है, 230 सीट्स है। उसमें दो पार्टियां खड़ी हुई, जैसे कि एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो जिस भी पार्टी के पास आधे से 2 3 4 5 ज्यादा एमएलए होंगे, उनकी पार्टी बहुमत में होगी, मेजोरिटी में होगी, और उनका कोई नेता रहेगा वो सीएम होगा। ठीक है। और जैसे हमको देश का पीएम चुनना है तो देश के पीएम के लिए हम डायरेक्ट पीएम को वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे हमारे एरिया के एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हिंदी में बोलते हैं सांसद, हमारे एरिया के। ठीक है। और फिर उनके जिसकी मेजोरिटी 545 या 543, ये एमपी है, 545 या 543, तो आधे से ज्यादा मेजोरिटी जिस भी पार्टी के पास होगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो गठबंधन की हो, जो भी अलायंस बनता है, तो जिसके पास मेजोरिटी सांसद की ज्यादा होगी उसका कैंडिडेट क्या बनेगा, पीएम बनेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? तो ऐसे इलेक्शन होने पर सहमति हुई कि वोटिंग के द्वारा इलेक्शन होंगे, जो जनता के राइट्स है वो जनता को मिलेंगे, और जो देश का शासक है वो बिना अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स को नहीं लेकर आएगा। ये सारी चीजों पर सहमति बनी, कहां पर, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका के संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। देयर relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world people have difference of opinion and interest. सभी देश में जनता के अपने ओपिनियन है, ठीक है, और अपने ओपिनियन के साथ अपना अपना इंटरेस्ट है। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट। Most country in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association need to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society or a political party. They all need a constitution. सभी लोगों को constitution की जरूरत पड़ती है, सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, सुनना, नीचे एक और पैराग्राफ लिखा है, संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, सारे लोगों की। हमारी क्लास की भी एक अपने रूल्स होंगे, तो हम उसको हमारा संविधान बोल देंगे कि हमारे क्लास के रूल्स क्या है। प्रॉपर टाइम हमारा 6 o'clock है, टाइम पर आना है, हो सकता है वीक में एक दिन छुट्टी हो जाए, ये हमारा एक बेसिक रूल्स है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। सब लोगों को जरूरत है इस नियम की, सभी लोगों को, हर एक सोसाइटी को, हर एक छोटे छोटे, इवन हमको खुद को भी हमारे फ्यूचर के लिए हमारे नियम की जरूरत है, रूल्स की जरूरत है, कि हमको हमारी स्टडी इतनी करना ही करना है, ऐसे करना ही करना है, और आगे बढ़ने के लिए स्टडी नियम की, सुबह जल्दी उठना है, और भी बहुत सारे नियम जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है।
संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालो जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। यहाँ तक रीड करें, इसके बाद मैं और रीड करता हूँ और समझाता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है? समझ आया क्वेश्चन? पूरा चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। अभी जब भारत के संविधान पर हम आएंगे तो मैं पहले भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी डिटेल बताऊंगा, बेसिक वाली, मूल वाली, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो और अच्छे से ज्यादा चीजें समझ में आएगी। इसमें जो लिखा है वो तो ठीक है, हम एक्स्ट्रा भी उसमें देखेंगे। पढ़े भाई। सभी बोलेंगे साथ में, साथ में बोलो। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सारे देशवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। चिल्लाना मत, ठीक है? अभी चालू है, ठीक है? चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के लिए सभी देशवासियों को